माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूनिट 4 एयर पोल्यूशन की जो यूनिट्स हैं 4.1 डेफिनेशन, 4.2 सोर्सेस और 4.3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहला आता है डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या होता है एयर पोल्यूशन? बेसिकली एयर पोल्यूशन एयर में उन सब्सटेंसेस की मौजूदगी है जो कि किसी न किसी प्रकार से बायोटिक या अबायोटिक सब्सटेंसेस को नुकसान पहुंचाती है। अब मौजूदगी से हमारा मतलब क्या है? मौजूदगी यानी प्रेजेंस से हमारा मतलब है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक लेवल, ये सारी सब्सटेंसेस एयर में मौजूद हैं, लेकिन उनका एक लेवल तक तो सब ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उसका बढ़ जाना, ये हमको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। So air pollution is contamination of air due to presence of substances which is a poisonous effect. यहाँ poisonous से मतलब है harmful. Air pollution is caused by solid and liquid particles and certain gases in the air. Air pollution liquid particles के कारण भी हो सकता है, solids के कारण भी हो सकता है और gases के कारण भी हो सकता है। बेसिकली गैसेस के सोर्सेस क्या क्या हैं? कार, ट्रक एग्जॉस्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फैक्ट्रीज, डस्ट, पोलन आप समझते हैं, खेतों से जब फसलों की कटाई वगैरह होती है तो फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में आ जाते हैं। वॉल्केनोज एंड वाइल्ड फायर्स ये कहलाते हैं नेचुरल सोर्सेज। वॉल्केनोज ज्वालामुखी फटते हैं तो दुनिया भर की गैसेस निकलती हैं। वाइल्ड फायर जंगलों में जब आग लग जाती है। अब इसमें दो तरह के सोर्स होते हैं। पॉइंट सोर्स मतलब यदि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के कारण जो एयर पोल्यूशन हो रहा है एक पर्टिकुलर जगह, वो पॉइंट सोर्स कहलाता है। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स में क्या होता है कि जिस जगह आप रह रहे हैं वहां पोल्यूशन जगह जगह से आ रहा है। जैसे यदि हम रोड के पास में हमारा मकान है तो जितने भी व्हीकल्स वहां से निकलेंगे उस सब का पोल्यूशन एक एयर पोल्यूशन कहलाएगा, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स कहलाता है। तो नॉन पॉइंट सोर्स में बहुत सारे सोर्सेस शामिल हो जाते हैं। तो बेसिकली एयर पोल्यूशन इज प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज इन एटमॉस्फेयर। अब पॉल्यूटेंट्स भी कई तरह के होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जैसे कोई फैक्ट्री नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, ये हुआ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। पर ये NO2 जब एटमॉस्फेयर में जाएगी तो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लेगी? NO3। तो NO3 हो गया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसी तरह SO2 से क्या बन जाएगा? SO3। O2 से बन जाएगा O3। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ये फर्क है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो प्राइमरी से डिफाइन होते हैं उन्हीं से बनते हैं। ये आप सोर्स से देख रहे हैं एयर पोल्यूशन के। पीछे आपको दिख रही फैक्ट्रीज जिनकी आपको चिमनीज नजर आ रही हैं। इन चिमनी में से जो धुआं उठता है उसमें बहुत सी तरह की गैसेज है, स्मोक है। और सड़क पे जो व्हीकल चल रहे हैं इनसे भी जो स्मोक निकल रही है, ये भी एयर पोल्यूशन का सोर्स है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन।
आप खुद सोचिए कि बेसिकली एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स खुद मानव है, खुद इंसान है। सबसे ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव द्वारा जो क्रियाएं की जाती है, एक्टिविटी की जाती है, वही सबसे बड़ा सोर्स है। इसको आप यूं ले सकते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे या मॉडर्न लिविंग के नाम पे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज बेसिक सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नई नई तरह की कारें, नए नए तरह के व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स का बढ़ना, डिमांड इतनी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज रोज नई नई लगाई जा रही है। इन सब से जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो किस चीज को बढ़ावा दे रहा है? एयर पॉल्यूशन। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है ह्यूमन बीइंग, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन मेड। इसमें क्या, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ये पेट्रोल डीजल वगैरह जो काम में लेते हैं, ये सोर्स है। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, इनसे क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, केमिकल्स। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या होता है? पेस्टिसाइड काम में लेते हैं, इंसेक्टिसाइड काम में लेते हैं, फर्टिलाइजर्स काम में लेते हैं। ये भी किसी न किसी तरीके से एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। वेस्ट प्रोडक्शन, लैंडफिल्स आप जानते हैं, आपको पहले ही बताया था कि पूरे शहर का जो कचरा हमारे यहाँ से उठाया जाता है वो एक जगह ले जाकर डंप कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं लैंडफिल। वो जब सड़ता है बैक्टीरियल एक्टिविटीज के कारण, तो कौन सी गैस बनती है वहां पे? मीथेन। तो ये भी एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये तो वे मानव द्वारा रचित एयर पोल्यूशन के सोर्स। इसके अलावा जैसे पहले आपको बताया था, नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी जो फटते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स, आंधी तूफान जो आते हैं, वाइल्ड फायर्स, जंगलों में जो आग लगती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े एरिया में आग लगी थी। तो ये सोर्स हैं नेचुरल एयर पोल्यूशन के, जो कि अल्टीमेटली एयर क्वालिटी को खराब करते हैं। उसके बाद आता है एयर पोल्यूशन इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट होते हैं? सबसे पहला आता है ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट होगा? यदि एटमॉस्फेयर में गैसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो सनलाइट पौधों तक कम पहुंचेगी। सनलाइट कम पहुंचेगी तो आपको पता ही, फोटोसिंथेसिस कम होगा। फोटोसिंथेसिस कम होगा तो पौधे जो हैं CO2 को एब्जॉर्ब करते, वो कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो कम हो जाएगी। तो हमें ऑक्सीजन की जो मौजूदगी हमारे लिए होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, प्रेजेंस कम हो जाएगी। SO2 SO3 गैसेज जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो ये पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगी? H2SO4, HNO3, HCl, और यही जब बरसात के रूप में नीचे आता है तो एसिड के फॉर्म में आता है, तो इसको बोलते हैं एसिडिक रेन, जो आपको पहले बताया था। तो एसिडिक रेन के
ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एयर पोल्यूशन के कारण। उसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग। ये आपको पहले भी बता चुका हूं। ये जितनी भी गैसेज हैं, इसमें ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेसिकली सोर्सेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ये क्या करती है, गैसेज चारों तरफ अर्थ के एक घेरा बना लेती है, और जो सनलाइट हमारे अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है उसको ये अपने तक रोक लेती है। इसके कारण क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आइस मेल्ट होगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, और बहुत से जीव जंतु जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रहते हैं उनका सफाया हो जाएगा, क्योंकि वो बढ़े हुए टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं क्लाइमेटिकली चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट में जबरदस्त चेंज हम देख भी रहे हैं, और ये भविष्य में भी आता रहेगा। अर्थ का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज भी बढ़ता जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि कहा गया है कि जो ओल्ड बॉम्बे वो अगले 30 साल में डूब जाएगा, इसलिए नवी मुंबई या नया बॉम्बे उन्होंने डेवलप किया है। ये क्यों डूब जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर्स का पानी, ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं टेम्परेचर के कारण, उससे समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और समुद्र के किनारे जो शहर है जैसे बॉम्बे उनमें से एक है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ेगा तो उस शहर के डूब जाने के चांसेस रहेंगे। ऐसे बहुत से दुनिया में टापू हैं जो समुद्र के बीच में थे, अब नहीं है, क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ गया और वो टापू डूब गए। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी एयर पोल्यूशन के कारण रचित है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन सोर्स है एयर पोल्यूशन। उसके बाद आता है एयर पोल्यूशन का असर ह्यूमन हेल्थ पर, या ह्यूमन भी हेल्थ इंक्लूड कर सकते हैं या एनिमल हेल्थ भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों के घर इंडस्ट्रीज के पास में है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी इरिटेशन, क्योंकि जो गैसेज हैं हमारी बॉडी में हमारे साथ चली जाती है और हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जमा हो जाती है। एलर्जीज, कुछ पर्टिकुलर जो गैसेज होती है, किसी न किसी को एलर्जी होती है, उसके कारण उसको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आती है कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है रिलेटेड विद हार्ट। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसमें बड़ी आम है, जिसका सोर्स है एयर पोल्यूशन। तो जो लोग पॉल्यूटेड इलाके में रहते हैं, आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में जब आप कार चला रहे हैं तो कार का कांच नहीं खोल सकते आप, गैसेस के कारण। दिल्ली में जो लोग चलते हैं वो मास्क लगा के चलते हैं, शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बड़ा एक कॉमन इशू है एयर पोल्यूशन का, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन पे इसका बहुत असर पड़ता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का, और लाइफ लॉन्ग उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ह्यूमन हेल्थ पे इसका बेसिक जो असर है वो है एलर्जीज, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स एंड कार्डियोवैस्कुलर ट्रबल्स, और लंग डैमेज। लंग्स में हमारे यदि वो गैसेस ऑक्सीजन के साथ पहुंचती हैं जो कि नुकसानदायक है, तो अल्टीमेटली लंग को भी नुकसान पहुंचाती है, जो कि बॉडी के लिए सही नहीं है।